हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं इसमें मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के साथ ही आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे रीजनिंग के। तो आज के अपने इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन संग्रहित किए हैं, चलिए उनमें से आज पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई 80 सेमी परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है। ध्यान देना यह है कि क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको आप ध्यान से पढ़ें। थोड़ी सी भी अगर आप लापरवाही करेंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। किसी आयत की लंबाई 80 सेमी परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है। मतलब लंबाई जो है आयत की वो बराबर है किसके? 80 सेमी परिमाप वाले वर्ग की एक भुजा की दोगुनी। मतलब वर्ग की भुजा की दोगुनी, वर्ग की भुजा की दोगुनी गुणा 2। पहले तो ये आपने समझ लिया। अब वर्ग का परिमाप तो आपको दिया है कितना? 80 सेमी परिमाप वाला। तो परिमाप कितना है वर्ग का? ये वर्ग का परिमाप है 80 सेंटीमीटर। तो भुजा क्या हो जाएगी? भुजा बराबर हो जाएगी परिमाप बटा 4। 4 से इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 20। भुजा हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि परिमाप बराबर होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, 4 इंटू साइड। तो आप ध्यान दें कि भुजा जब निकालना है तो फिर क्या करेंगे? परिमाप को 4 से हमने भाग दे दिया तो 20 सेंटीमीटर आ गया परिमाप। अब आयत की लंबाई क्या हो जाएगी? भुजा गुणा 2। तो भुजा कितना है? 20 गुणा 2, इसका मतलब 40 सेंटीमीटर। ये हो गया क्या? लंबाई। लंबाई कितनी आ गई? 40 सेंटीमीटर आ गई। ये क्लियर हो गया? 40 सेंटीमीटर लंबाई आ गई। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेमी है, चौड़ाई कितनी है? 20 सेमी। तो आयत की लंबाई भी आपको पता चल गई। लंबाई बराबर 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई बराबर 20 सेंटीमीटर। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई भी क्लियर हो गई है। तो आयत का क्षेत्रफल सेमी में वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। तो पहले अब आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों निकाल लीजिए, तो कौन कितना अधिक है ये पता चलेगा। तो आप पहले आयत का क्षेत्रफल निकालें और आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है जरा देखें। लंबाई है 40 सेंटीमीटर आपने निकाला और चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। तो लंबाई गुणा चौड़ाई मीन्स 40 गुणा 20 और सेंटीमीटर मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ध्यान दें कि क्या हो जाएगा? 2 8 और 0 0, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। ये हो गया क्या? ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल लें। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा गुणा भुजा या भुजा का वर्ग। तो भुजा कितनी है वर्ग की? 20 सेंटीमीटर है। ये आपने निकाला है वर्ग की भुजा। वर्ग भुजा 20 सेंटीमीटर है तो 20 का वर्ग, इसका मतलब 20 गुणा 20 और 20 गुणा 20 का मतलब 400। तो ये हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या पूछ रहा है? आयत का क्षेत्रफल। क्वेश्चन में पूछ रहा आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है ना, मतलब ये ऑप्शन में से चूज करना है। तो आयत का क्षेत्रफल जो है वो 800 है
अब अंतर निकाल लीजिए, समझ में आ जाएगा। आयत का क्षेत्रफल ऋण वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। अंतर जो है वो इतना है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 400 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। देखिए वर्ग का परिमाप है 44 सेंटीमीटर, तो अभी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया वैसा ही है। वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? देख लीजिए, वर्ग की भुजा बराबर 44/4, 44/4 मीन्स 11 सेंटीमीटर। ये निकल गया। एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। मतलब आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। और आयत का परिमाप जो है अगर वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप कितना दिया है? 44 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आयत का परिमाप भी हो गया 44 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर क्या? 44 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो आयत की जो लंबाई है वो है किसके बराबर? वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक। तो वर्ग की भुजा कितनी निकाली आपने? 11। और 11 से 5 अधिक मीन्स 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर हो गया क्या? आयत की लंबाई। वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल आपको बताना है। तो अब ध्यान ये देना है कि आप दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल तो आप आसानी से निकाल लेंगे, और आयत का क्षेत्रफल के लिए आपके पास आयत का परिमाप दिया गया है और आयत की लंबाई दी गई। तो आयत की पहले आप चौड़ाई ज्ञात कर लें। तो परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का जो परिमाप है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2l + b। 2 × l + b मीन्स लंबाई धन चौड़ाई। अब जरा ध्यान दें, परिमाप आपको दिया गया है कि वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो 44 सेंटीमीटर है। और 2 × लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर। और चौड़ाई आपको नहीं ज्ञात है, वही आप इसे निकाल लेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि एक तरफ से दूसरी तरफ काट सकते हैं अगर गुणा में कुछ है तो यहां गुणा में है, तो आप चाहें तो 2 × 1 = 2 और उसी 2 के पहाड़े इसको काटेंगे। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 22 बार कट गया। बराबर ये 16 धन b बचा। यहां क्या? 16 धन b। अब आप ध्यान दें कि अगर b की वैल्यू आपको निकालनी है तो b को एक तरफ रखें और इधर पहले से 22 है, 16 को इधर लाएंगे तो ऋण 16 हो जाएगा। तो 16 और 6 22, तो b की वैल्यू आ गई 6। b मीन्स क्या है? ये आयत की चौड़ाई है। क्या है ये? आयत की चौड़ाई कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। चलिए अब आपको ध्यान ये दिया कि आपके पास आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों हो गई, तो आप आयत का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 16 गुणा चौड़ाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। 16 × 6 = 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। अब आप वर्ग का भी क्षेत्रफल निकाल लें। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? भुजा का वर्ग। तो भुजा क्या है? 11 सेंटीमीटर, उसका वर्ग। 11 का अगर वर्ग करते हैं
तो होगा 11 गुणा 11, इसका मतलब 11 गुणा 11 मीन्स 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या कह रहा है, आयत। देखिए वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल आपको बताना है, तो दोनों को आप जोड़ दें। योग मतलब 121 धन 96 जोड़ दीजिए तो 6 और 1 7 आ जाएगा, और 9 2 11 का 1 हासिल 1 और 1 2, 217 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 217 वर्ग सेमी। तो देखिए 217 सेमी वर्ग या वर्ग सेमी, ये ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपको समझाने के लिए हमें इतना लिखना पड़ रहा है, नहीं लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आप सिर्फ जो है देखें और जो इसमें आपको संख्याएं दी गई हैं उन्हीं से जोड़ घटाना गुणा भाग कर लें, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए हमको लिखना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गोले का व्यास 50√3 सेमी है, इसके अंदर समाने वाले सबसे बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ है। तो चलिए गोले, देखिए गोला जो है, अब यहां तो फिलहाल अभी बहुत अच्छे से नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी चलिए प्रयास कर लेते हैं। ये गोला बन गया, और इसमें जो है क्या कह रहे हैं, इसके अंदर समाने वाले सबसे बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो इसके अंदर जो समाने वाला संपूर्ण पृष्ठ होगा, घन का जो सबसे बड़ा जो घन हो, उसका जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो मानकर चलें कि ऐसे हो पाएगा घन का निर्माण, इस प्रकार से। चलिए थोड़ा सा ढांचा बना लेते हैं, अगर पूरी तरह से बन पाए तो ठीक है, नहीं बनेगा तो भी कोई बात नहीं है। चलिए ये इस प्रकार से ऐसे बन पाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलिए ऐसे बन पाएगा। तो ये देखिए जरा, आप ये ध्यान दें कि गोले के अंदर सबसे बड़ा रखे जा सकने वाला घन अगर बनाया जाए तो वो जो है क्या होगा, घन का जो विकर्ण होगा। तो देखिए ये घन है, घन का ये विकर्ण हो गया, घन का जो विकर्ण होगा वो क्या होगा, गोले के व्यास के बराबर होगा। व्यास मतलब समझ रहे हैं, डायमीटर, इसका मतलब सेंटर पॉइंट से होता हुआ दोनों ओर इक्वल में। तो ये जो गोले को दो भाग में काटता है, सबसे बड़ा अगर देखा जाए सबसे बड़ी जगह तो यही है, सबसे बड़ी लंबाई या सबसे बड़ी छड़ी या कुछ भी जो गोले के अंदर रखी जा सकती है। तो इतने ही विकर्ण का घन जो है इस गोले के अंदर रखा जा सकता है, बड़ा से बड़ा। तो देखिए इसका मतलब ये घन का जो विकर्ण है वो किसके बराबर हो रहा है, व्यास के बराबर हो रहा है, क्योंकि गोले का ये क्या है, व्यास है, तो उसके व्यास के बराबर हो रहा है। तो व्यास जो है आपको दिया गया है गोले का, ये किसके बराबर हो रहा है, घन के विकर्ण के बराबर। तो घन का विकर्ण बराबर गोले का व्यास, मतलब 50√3 के बराबर। समझ होंगे अब आप। ध्यान, घन का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, a√3 इक्वल टू 50 √3 से √3 कैंसिल हो गया, a की 50 सेंटीमीटर। अब हम निकालना क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ इज इक्वल टू होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। तो चलिए आप इसको सॉल्व कर लें। 6 इंटू a स्क्वायर का मतलब 50 गुणा 50। अब आप ध्यान दें, 6 पंजे 30 और 30 पंजे 120,
50 और 2 जीरो हो गए, ये वाले और ये वाले। मतलब हम बिना जीरो के गुणा कर रहे थे तो 6 पंजे 30 और 30 पंजे 150 और एक जीरो ये 2 जीरो हो गए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कितना आ रहा है, 15,000 सेमी स्क्वायर, 15,000 सेमी स्क्वायर। तो आप अपने ऑप्शन में जरा चूज करें, 15,000 सेमी स्क्वायर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेमी, 12 सेमी तथा 13 सेमी है। त्रिभुज का प्रकार बताइए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अब ध्यान ये रहना चाहिए हमें कि त्रिभुज का प्रकार हमें बताना है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज जो है, अगर त्रिभुज में तीनों भुजाएं अगर बराबर हों तो क्या होगा, त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज होता है। कब? जब सभी भुजाएं बराबर हों, सभी भुजाएं समान हों, तब ऐसा होता है। समबाहु आप जानते हैं, और आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। उसके बारे में भी आप जानते हैं, उसमें क्या होंगी, दो भुजाएं बराबर होंगी। और समबाहु त्रिभुज मान लीजिए ये हो, जिसमें ये भी इसके इक्वल, सब इक्वल है। और समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, ये इसके इक्वल है लेकिन ये अलग है ये। तो इस प्रकार से हो गया। अब आप ध्यान दें कि ये जो आपका जो यहां बताया जा रहा है, जो आपको साइड जो दी गई है, जो भुजाएं दी गई, जो माप दिया गया है, वो मान लीजिए क्या क्या मानना क्या है, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा है 13 सेंटीमीटर ये। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर हम करें तो देखिए ये हमें जो समझना है वो ये समझना है कि ये जो इसका जो प्रकार होगा वो कैसा होगा। तो ये संभव तब है जब, चलिए पहले इसको हम पहले सॉल्व करके देख लें। तब जैसे ये सबसे बड़ी भुजा है क्या है, 13 वर्ग, 13 का स्क्वायर कर लें बराबर दो और जो भुजाएं हैं उसके स्क्वायर के, उसके वर्ग के बराबर, वर्ग के योग के बराबर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। ये है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर, या कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, आधार का वर्ग। पहले हम इसको यूज करके देखें क्या ऐसा हो रहा है। 13 का वर्ग अगर करते हैं तो आता है 169, 5 का वर्ग करते हैं तो आता है 25, और 12 का वर्ग बराबर हम 144। अब 169 और इधर जब इसको ऐड करते हैं तो हो जाता है 5 4 9, 4 2 6 और 169। तो दोनों तरफ इक्वल बराबर है। इसका मतलब है पाइथागोरस थ्योरम कब यूज किया जाता है, ये कब होता है, जब क्या हो, एक कोण 90 अंश का हो। इसका मतलब त्रिभुज कैसा हो, समकोण त्रिभुज हो। कैसा हो, समकोण त्रिभुज हो, तब ये संभव है। तो ये तो यहां हो रहा है, संभव हो गया। इसका मतलब ये त्रिभुज किस प्रकार का है, समकोण त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो तब त्रिभुज होगा। तब त्रिभुज किस प्रकार का होगा। अब आप ध्यान दें कि ये संभव कब है, ये आपको दिमाग में थोड़ा सा रहना चाहिए। ये संभव तभी है कि जब क्या हो, इस प्रकार से एक त्रिभुज बने जिसमें ये 90 डिग्री हो और ये जो है 45 अंश और ये भी
45 अंश हो। अगर 45 अंश, तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात हमारी बन रही है कि नहीं। यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग, अब दो कोण कौन कौन से, 45 और 45 का योग तीसरे कोण के बराबर हो, तो देखिए यही संभव है। 45 धन 45 बराबर तीसरा कोण 90, मतलब इस कोण के बराबर है इन दोनों कोणों का योग। तो हम देख रहे हैं कि ये इसी प्रकार से संभव है। तो इस प्रकार से जब ये संभव है तो ये कैसा होगा त्रिभुज, ये त्रिभुज होगा समकोण वाला, 90 अंश वाला, मीन्स समकोण त्रिभुज होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। तो आप ध्यान देंगे कि इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन आप ये चीजें अगर आपके माइंड में रहेगी तभी आप इसको समझ पाएंगे, नहीं तो आप परेशान होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी त्रिभुज के कोण, अच्छा त्रिभुज नहीं सॉरी चतुर्भुज, किसी चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के अनुपात में हैं। अब ध्यान दें कि जो चतुर्भुज होता है वो लगभग ऐसे होता है, मतलब एक वर्ग भी चतुर्भुज है, एक आयत भी चतुर्भुज है। चतुर्भुज का मतलब जिसमें 4 भुजाएं हों। अब 4 भुजाएं हैं अगर, तो मान लीजिए ये 90 अंश का है, 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 मतलब 90 अंश के कितने कोण, 1 2 3 4, तो 90 इंटू 4 मतलब 9 चौक 36, 360 अंश होता है चारों कोणों का योग चतुर्भुज के। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश हो गया, ये आपने समझा। लेकिन अब ध्यान दें कि चारों कोण आपको जो दिए गए हैं वो इस प्रकार से अनुपात में दिए गए हैं, और मैंने आपको बार बार समझाया है कि जब भी कोई चीज अनुपात में दी गई हो, उसे एक्चुअल में मानना हो तो क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करके मान लेंगे 2x 3x और 5x तथा क्या 8x। ये कोण आपने मान, चतुर्भुज के ये कोण हैं, क्या है, ये चतुर्भुज के कोण है, ये आपने क्या किया, मान लिया। कोण इस प्रकार से है, चलिए आप समझ गए। अब जरा ध्यान दें, अगर कोण इस प्रकार से हैं तो फिर चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 360 360 अंश। तो आप जानेंगे अब कि चारों कोणों का योग जो है क्या होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का एक 360 अंश होता है। तो उसके अकॉर्डिंग 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x इक्वल टू 360 अंश आप लिख सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, 2 और 3 5 5 10 8 18x बराबर 360 अंश। x बराबर 360 बटा 18, जो गुणा में रहता है वो क्या होता है, भाग में चला आता है। 18 एकम 18 और 18 दूना 36 मीन्स 20 आया। x की वैल्यू आ गई 20। अगर x की वैल्यू 20 आ गई तो अब हमें देखिए ज्ञात क्या करना है, इसके सबसे बड़े कोण। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा मीन्स सबसे बड़ी वैल्यू वाला, ये 8x। तो आप देखें सबसे बड़ा कोण, इसका मतलब 8x, और 8x का मतलब 8 गुणा x, और 8 गुणा x की वैल्यू रख दीजिए 20, तो आ गया 160 अंश। ये सबसे बड़ा कोण हो गया। सबसे बड़े कोण के संपूरक, तो ये सबसे बड़ा कोण हो गया 160। अब आप ध्यान दें कि इसका संपूरक, सबसे बड़े कोण का संपूरक, तो यहीं पे आपको बता देते हैं इसका संपूरक। संपूरक मीन्स ध्यान आते ही आपके 180 अंश आना चाहिए। इसका संपूरक का मतलब 180 में से इसको घटा दें, मतलब जो मिलकर 180 को पूर्ण करे वही होगा 160 का संपूरक। संपूरक क्या हो जाएगा,
संपूरक हो जाएगा 20 अंश। संपूरक क्या हो जाएगा? 20 अंश हो जाएगा। और आगे देखें, आगे क्या कह रहा है? सबसे छोटे कोण के पूरक कोण पहले निकालिए। सबसे छोटे कोण, तो सबसे छोटा कौन सा है? वो ये है। इसका पूरक कोण, तो पहले ये कोण तो निकाल लीजिए। कोण हो जाएगा 2 गुणा एक्स की वैल्यू कितनी आई थी? एक्स की वैल्यू आई है 20। तो 2 गुणा 20 का मतलब 20 दूना 40। ये हो गया सबसे छोटा कोण। अब इसका सबसे छोटे कोण के पूरक, तो इसका पूरक कोण निकाल लीजिए। इसका पूरक कोण, और पूरक कोण या कोटि पूरक कोण जो है 90 अंश आ जाना चाहिए, तो समझते ही। तो 90 का मतलब जो 90 पूर्ण करेगा इसके साथ। तो देखिए क्या करेंगे, 90 ऋण 40, 40 का कोण मिल जाएगा 50 हो जाएगा। मतलब 40 अंश का पूरक कोण कितना आया? 50 अंश। तो क्या कह रहा है? इन दोनों का योग आपको बताना है। सबसे बड़े कोण के संपूरक तथा सबसे छोटे कोण के पूरक का योग आपको बताना है। मतलब ये 20 है और 50 है, दोनों बताना है। तो योग क्या हो जाएगा? 50 अंश धन 20 मतलब 70 अंश। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर को x प्लस ए से, यहां से होना चाहिए, इतने से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है। अब देखिए, जब x प्लस ए से भाग दिया जाए, x प्लस ए से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचता है? 4। तो a का मान आपको ज्ञात करना है। अब ध्यान ये देना है कि अगर x प्लस ए से भाग देना है तो इसका मतलब x प्लस ए इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस ए हम रख दें इस इक्वेशन में, तो शेषफल हमें मिलेगा। x की वैल्यू अगर a रखते हैं इस इक्वेशन में तो ये हो जाएगा, माइनस ए रखना है तो माइनस ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू एक्स की वैल्यू माइनस ए प्लस माइनस ए का स्क्वायर, तो शेषफल मिलता है। लेकिन शेषफल यहां पहले से ही बता रहा है कि 4 है। ऐसा करने पे शेष मिलता है, लेकिन शेष क्या है? 4 है। तो इक्वल टू आपने 4 लिख दिया। अब इसी को आप सॉल्व कर लें। माइनस ए का स्क्वायर का मतलब माइनस ए गुणा माइनस ए। चलिए हम इसको और तोड़कर ही आपको समझा देते हैं, ताकि जिनको कम आती है मैथ उनको भी दिक्कत ना आए। तो अब ध्यान दें, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, और 2 यहां कोई गिनती नहीं है, 2 एक कम 2, और a इंटू ए 2 बार आ गया तो ए की घात 2 प्लस माइनस ए का स्क्वायर। इसका मतलब नहीं सॉरी, ये तो गलत हो गया। यहां तो ए स्क्वायर दिया ही है क्वेश्चन में, एक्स नहीं है, ए स्क्वायर, तो हमने ये गलत लिख दिया, इसकी जरूरत नहीं थी हमें। जो क्वेश्चन में वही रहेगा, ए स्क्वायर क्वेश्चन में था तो एक्स तो था नहीं कि हम रख रहे हैं, वहां तो ए स्क्वायर है ना। क्वेश्चन में क्या है, हमने एक्स की जगह पर इसको रखा है, तो ये ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ही रहेगा, हमने ध्यान नहीं दिया। तो चलिए ए स्क्वायर इक्वल टू 4। अब इसको जरा और सॉल्व करें तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए इंटू ए इज इक्वल टू ए की घात 2 धन 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4। चलिए
एक ए स्क्वायर, दो ए स्क्वायर, तीन ए स्क्वायर हो गया, फिर एक ए स्क्वायर और जोड़ दीजिए तो चार ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4। और 4 एक कम 4, कम 4, तो बचा क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल 1 बचा। अब ए की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1, और वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा प्लस माइनस 1। ध्यान दें, ए की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 1, तो यहां देखिए क्या है, 1 दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। हमें ए का ही मान ज्ञात करना था, ए का मान आ गया है 1। समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि a बटा 3 b बटा 4 बराबर है और ये बराबर है c बटा 7 के, तो a प्लस बी प्लस सी गुणा 1 बटा सी या इतना बटा सी, चाहे आप इतना बटा सी लिख लें, चाहे गुणा 1 बटा सी करें, बात वही है। तो हमने इसको काट के चलो ऐसे बना दिया, का मान ज्ञात करना है आपको। अब ध्यान ये दीजिए कि पहले a की वैल्यू ज्ञात हो, b की वैल्यू ज्ञात हो, c की वैल्यू ज्ञात हो, तो हम इसमें आसानी से वैल्यू रख के कर सकते हैं। तो पहले a का मान ज्ञात करें, b का मान ज्ञात करें, c का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम मान लेते हैं, इसका मान ज्ञात करने के लिए हम मानते हैं कि माना इन सब का बराबर k मान लेते हैं, मतलब a बटा 3 बराबर k, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a बराबर 3k हो जाएगा। इसी प्रकार से अब b बटा 4 बराबर भी k है, मान रहे हैं हम, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा b बराबर 4 गुणा k मीन्स 4k। चलिए इसी प्रकार से हम c बटा 7 बराबर k मानते हैं, तो ये सॉल्व करने पे आएगा c बराबर 7k। ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़े, हमें a की वैल्यू ज्ञात हो गई, b की भी वैल्यू ज्ञात हो गई और c की भी वैल्यू ज्ञात हो गई। अब हमें क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी बटा c की वैल्यू, तो इसको हम यहां वैल्यू रख दे। चलो a का मतलब क्या, 3k, धन b का मतलब क्या, 4k, प्लस c का मतलब 7k अपॉन c, इसका मतलब 7k। समझ में आ गया होगा। अब जरा देखिए, 7 4 11 और 3 14k बटा 7k, k से k कैंसिल हो गया, 7 एकम 7 और 7 दूना 14। तो आप देख रहे हैं क्या आ गया, 2 आया, क्या आ गया, 2 आ गया, बराबर 2 इक्वल टू 2 आ गया इसको सॉल्व करने पे। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी का मान हमें ज्ञात करना था, हमने वैल्यू रख दी तो 2 आया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 है, ए के पास b से 20% अधिक धन है। अब यहीं पे ध्यान देना है कि b से 20% अधिक है, तो b के पास कितना है ये अगर हमें पता हो जाए तो उससे 20% जोड़कर a का हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना b का धन है बराबर 100 रुपया। आपने 100 मान लिया b का, तो a का कितना हो जाएगा, a का धन हो जाएगा 20% अधिक, मतलब 100 पर 20 अधिक। तो जब ये 100 है तो 20 अधिक मीन्स 120 हो जाएगा, 100 पर ही तो 20 अधिक हो रहा है,
तो 120 हो गया। इसी प्रकार से और C के पास, C का धन क्या होगा? C के पास जो धन है B से 20% कम धन है। तो B का कितना है? 100। तो 20% कम, 20% मीन्स 100 का 20%, 100 पर 20 कम, तो इसका मतलब 80 हो गया। भाई 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा, और 100 में से 20 घटाइए तो फिर 80 हो जाएगा। तो आप ये ध्यान दें कि आप 100 मान लेंगे तो आराम से आप इस प्रकार से कर पाएंगे। तो देखिए ये हो गया C का धन। अब A के पास C से कितने प्रतिशत अधिक धन है? तो ये प्रतिशत में नहीं है, ये तो आपने माना है एक्चुअल धन है। अब आप माने कि C के पास एक्चुअल कितना अधिक धन है। सॉरी, A के पास C से कितने प्रतिशत अधिक धन है। तो अभी प्रतिशत को आप भूल जाइए थोड़ी देर, पहले आप ये समझें कि A के पास C से कितने अधिक धन है। तो A के पास अधिक है ना, तो A के पास अधिक है C से, तो दोनों का अंतर निकाल लें। अंतर आएगा A का धन ऋण C का धन, मतलब 40 रुपया। 40 रुपए का अंतर आया। तो A के पास C से कितना अधिक है? 40 रुपया अधिक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कितना अधिक है, कह रहा कितने प्रतिशत अधिक है। तो अब प्रतिशत अधिक के लिए आप निकालेंगे, प्रतिशत अधिक के लिए कितना प्रतिशत अधिक है, इसके लिए कितना अधिक है गुणा 100 बटा किससे? C से। तो C की वैल्यू 80 है, C का धन 80 है। तो 40 एक कम 40, 40 दूना 80, और 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 50। तो इस प्रकार से आया कि 50%। मेरा कितने प्रतिशत अधिक धन है? तो 50% अधिक धन है। 50% मीन्स ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आ रहा होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा समझना है बस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है। देखिए, अवमूल्यन होने का मतलब रेट घट रहा है, वृद्धि होता है तो बढ़ रहा है, और अवमूल्यन होने का मतलब कीमत घट रही है। इससे अवमूल्यन का मतलब क्या है? घटना। आप समझ ले, घट रहा है। इससे 3 वर्ष पहले खरीदा, अच्छा इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, 3 साल पहले खरीदा गया था। कोई भी चीज आप जब अगर खरीद लेते हैं और साल 2 साल बाद उसे बेचना चाहते हैं, जैसे आपने मोटरसाइकिल खरीदी या कोई मशीन खरीदी, तो आपने जितने का खरीदा है उससे कम पैसे का बाद में बिकता है पुराना होने पर। समझ रहे ना? तो वैसे ही यहां पर भी हुआ, एक मशीन खरीदी गई और 10% हर साल उसका रेट कम होता जा रहा है। तो 3 वर्ष पहले कितने का वो खरीदा गया था, इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, लेकिन कितने खरीदा गया था ये पता नहीं है। यदि इसका वर्तमान मूल्य, मतलब इस समय यदि इसका मूल्य इतना है कम होने के बाद, तो इसे कितने में खरीदा गया था? तो शुरू में ज्यादा का खरीदा गया होगा, अवमूल्यन कम हो रहा है तो अब कम हो गया है। तो हम देखते हैं, आपने चक्रवृद्धि ब्याज में जो पढ़ा है मूलधन मिश्र धन, तो मिश्र धन मीन्स जिसमें ब्याज शामिल हो या बाद में जो होता है, तो ये बाद में हो रहा है, तो इसमें ब्याज मीन्स यहां क्या है? कटौती शामिल है इसमें। तो ये जो है ए हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 145,800।
और जरा ध्यान दें, किसी मशीन के मूल्य पर 10% प्रतिवर्ष की दर से अवमूल्यन होता है, तो ये क्या है, R इज इक्वल टू 10%। चलिए ये भी हो गया। इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया, तो समय क्या हो गया, समय जो है हमारे पास N या T, कुछ भी आप लिख सकते हैं, N चाहे लिखें चाहे T, ये हो गया 3 वर्ष, ये भी हो गया। तो देखिए अवमूल्यन के लिए फॉर्मूला वही है जो मिश्रधन के लिए होता है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होता है ना, लेकिन मैंने प्लस नहीं किया, माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि ये वृद्धि नहीं हो रही है, अवमूल्यन हो रहा है। ये वृद्धि के लिए प्लस वाला फॉर्मूला था। और घात n मीन्स t, चाहे करें चाहे n समय के लिए। अब आप ध्यान दें, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,45,800 इक्वल टू p, जितने का खरीदा था वही हमें ज्ञात करना है। और 1 माइनस r मीन्स 10% बटा 100 की घात समय मीन्स 3। 10 एकम 10 और 10 दहम 100, तो 10 एकम 10 और 10 में से 1 घटाइए तो आएगा 9। 9 बटा 10 की घात 3 बराबर ये। हमें क्या ज्ञात करना है, P की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम P की वैल्यू निकालने के लिए P को एक किनारे करें, और इसका मतलब क्या हुआ, ये है गुणा में, तो इसका मतलब ये होगा P इंटू 9 बटा 10 गुणा 9 बटा 10 गुणा 9 बटा 10, 3 बार। कितनी बार? 3 बार, क्योंकि घात कितना है, 3 है। ये हो गया, मतलब इसके बराबर ये हो गया। और क्रॉस मल्टीप्लाई करें और क्रॉस डिवीजन करें तो क्या हो जाएगा, P वैल्यू निकालने के लिए 145,800 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। चलिए यहां बराबर लगाते हैं, और बटा क्या हो जाएगा, 9 नीचे आएगा, दूसरा वाला भी 9 नीचे आएगा, और तीसरा वाला भी 9 नीचे आएगा, बराबर P। P अकेला छूटा, सब तो चले गए, P के साथ ही सब चले गए दूसरी ओर। ये 10 10 10 ऊपर गया गुणा में, और 9 9 9 नीचे आ गए बज गुणन विधि से। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ऐसा हो गया। अब जरा इसको भाग दे दीजिए 9 से। 9 से भाग दें तो 9 एकम 9, और कितना होगा, 9 5 14। तो आप ध्यान दें कि 55 हो जाएगा, और 9 छक 54, 9 छक 54, तो एक बचे 18 हो जाएगा, 9 दूना 18 और 0 0। समझ गए अब आप? चलिए फिर से देखें, 9 एकम 9, फिर से काट के देख लेते हैं। तो 9 एकम 9, 9 दूना 18 जाएगा ही नहीं, तो 9 एकम 9, 7 बचेगा 72, 9 8 72 और 2 0। फिर अब 9 से जरा देख लें और एक बार, 9 एकम 9, 9 दूना 18 और 0, तो 200। सब कट पिट के क्या आ गया, 200 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। इसका मतलब अगर हम गुणा करें तो 200 और 1 0 2 0 3 0 बराबर P। P की वैल्यू कितनी आ गई, अच्छा 200 तो पहले ही है, उसके बाद 3 0, तो 200 में तो हमने थोड़ा भूल कर दी, ये 200 तो पहले ही है वो,
ये वाला 200 लिख दिया और इसके बाद 1 0 2 0 3 0 1 2 3 ये हो गया। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है इतना। P की वैल्यू क्या आ गई? P की वैल्यू आ गई इतना, 2 लाख। तो आप देखें ऑप्शन में आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख। कितने जीरो है? 3 और 2 5। तो 3 और 2 5 सही है, में आ गया। आपको यही ज्ञात करना था P की वैल्यू। P क्या है? वही धन जो पहले लगाया गया था, मतलब जितने का वो खरीदा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहां से शुरू हो जाता है रीजनिंग। क्या शुरू हो जाता है? रीजनिंग शुरू हो जाता है। और रीजनिंग्स में आप देखेंगे 11 और 12 में क्या करना है, कौन सा एक अलग प्रकृति का है आपको बताना है। तो ध्यान दें, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी और धूमकेतु। देखिए ये मंगल क्या है? ग्रह है। बृहस्पति भी ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है, धूमकेतु ग्रह नहीं है। तो एक अलग कौन सा है इनमें से? यही धूमकेतु अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इसमें भी वही बताना है कि कौन सा अलग प्रकृति का है, कौन सा थोड़ा सा अलग होगा और सबसे। तो देखिए गीता, कुरान, बाइबिल, महाभारत। गीता, कुरान, बाइबिल, महाभारत। गीता क्या है? धार्मिक ग्रंथ है हिंदुओं का, और ये कुरान भी धार्मिक ग्रंथ है और बाइबिल भी धार्मिक ग्रंथ है। ये मुस्लिमों का, ये ईसाइयों का, तो सबका ये क्या है? धार्मिक ग्रंथ है, जबकि पवित्र ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। और महाभारत क्या है? ये महाकाव्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो ये अलग है थोड़ा सा सबसे, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मीन्स महाभारत ये अलग है। आगे बढ़ते हैं, अलग प्रकृति का मिल गया हमें। क्वेश्चन नंबर 13। कथन व निष्कर्ष को ध्यान देते हुए सही विकल्प चुनें। कथन क्या है? कथन को हम हमेशा सही मानते हैं। कथन दिया गया है सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं, मतलब विद्यार्थी जो है वो क्या है? लड़कियां हैं, लड़के नहीं हैं। इस बात का ध्यान आपको रखना है। दूसरी बात यह है, मतलब लड़कियों का ही स्कूल है समझ लीजिए। कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं हैं। कुछ प्रतिभाशाली नहीं है, यह नहीं कह रहा कि सभी प्रतिभाशाली नहीं है। कुछ प्रतिभाशाली नहीं है, इसका मतलब कुछ प्रतिभाशाली भी हैं। कुछ क्या है? कुछ प्रतिभाशाली हैं, यही तो मतलब हुआ। कुछ प्रतिभाशाली नहीं है, इसका मतलब कुछ हैं। चलिए ये हमने समझा, लेकिन निष्कर्ष क्या निकाला गया है? कोई विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है। तो ये तो गलत हो गया भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। कह रहा है कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है, तो यहां तो कह रहा है कोई, यहां तो सबका सफाया कर दिया, तो गलत हो गया है। कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली हैं। अब ध्यान ये देना है कि लड़कियां हैं, तो लड़कियां क्या हैं? विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी ही तो प्रतिभाशाली होंगे। तो कुछ लड़कियां माने कुछ विद्यार्थी। देखिए यहां कहा जा रहा है विद्यार्थी प्रतिभाशाली हैं, और विद्यार्थी क्या हैं? लड़कियां हैं। तो कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली होंगी, कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली हैं, ये तो सही है। जैसे आप इसको वेन डायग्राम के भी द्वारा आप समझ सकते हैं। चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं। ये लड़कियां हैं, लड़कियां, विद्यार्थी जो हैं वो क्या हैं? लड़कियां हैं, और सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो ये इसी के अंदर सारे विद्यार्थी समाहित हो गए।
विद्यार्थी में सारे विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी क्या है? लड़कियां हैं। इसके बाद कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं हैं। तो प्रतिभाशाली कुछ विद्यार्थी नहीं है, तो कुछ हैं। कुछ विद्यार्थी नहीं, इसका मतलब कुछ हैं। प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली हैं कुछ, तो ये प्रतिभाशाली हो गए। और कुछ विद्यार्थी, अच्छा कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली हैं, सब नहीं हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी हैं, सारे विद्यार्थी नहीं हैं। कुछ विद्यार्थी मतलब इतने विद्यार्थी, लेकिन ये विद्यार्थी लड़कियां भी तो हैं। तो कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली, इस प्रकार से वेन डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें निष्कर्ष सही है। लेकिन अब हम निष्कर्ष के अकॉर्डिंग और कथन के अकॉर्डिंग जरा देखें, ऑप्शन क्या हमें दिए गए उनमें चूज करना है। केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, तो ये तो गलत है। 1 और 2 कोई भी सही नहीं निकलता है, ऐसा भी नहीं है। 1 और 2 दोनों सही निकलता है, तो 1 और 2 दोनों सही भी नहीं है, 1 और 2 दोनों गलत भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। केवल 1 सही है, तो 1 तो गलत है, पहले ही बता रहा है, तो ये तो संभव ही नहीं है। इसका मतलब केवल 2 सही है, ये वाला 2 वाला ही सही है, और ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पर है 16 का जो संबंध है 64 से 25 का, वही संबंध किससे होगा? चलिए इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं कि 16 चौको 64, तो 25 चौको 100 क्या ऑप्शन में दिया है? नहीं दिया है। देखिए अगर 16 चौको 64 हो रहा है, 16 गुणा 4, तो क्या 25 गुणा 4 अगर हम करते हैं तो 100 आ रहा है ऑप्शन में? नहीं है। इसका मतलब ये फेल है, ये ट्रिक नहीं काम करेगी। अब कोई दूसरी ट्रिक समझिए जरा। दूसरी ट्रिक का मतलब ये 4 का वर्ग हुआ होगा तो 16 आ गया, और इसी 4 का घात 3 करें तो 4 गुणा 4 गुणा 4 मीन्स 4 चौक 16 चौको 64 आ जाएगा। तो ये तो सही बन रहा है, लेकिन अब देखें जरा क्या अगले वाले में भी ऐसा करने पे कुछ ऑप्शन मिलेगा? ये अगर 5 का वर्ग है 25, 5 गुणा 5, तो 5 का घन क्या हो जाएगा? 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 पंजे 25 पंजे 125, क्या ऑप्शन में है? जी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा और यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। यहां भी यही कुछ करना है। 5 का जो संबंध है 15 से, वही संबंध 40 का किससे है? तो देखिए 5 गुणा 3 हुआ है तो 15 हो गया है, और 40 गुणा 3 अगर करें तो 120 होगा। क्या ये ऑप्शन में है? बिल्कुल है, तो इसलिए सही ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इसका 120। तो देखिए हमें ऐसे ही समझना होता है, और ये समझ आपको तब आएगी जब आप कई तरह के क्वेश्चन बार बार सॉल्व करते रहेंगे, तो आपके दिमाग में रहेगा कि ऐसा भी होता है, अन्यथा आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें क्या क्या होता है। चलिए हमने आज के इस वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, जो 10 मैथमेटिक्स से हैं और 5 रीजनिंग से हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग का एक ऐसा संयोजन होता है कि बिना मैथमेटिक्स के रीजनिंग आप बिल्कुल नहीं समझ सकते, इसलिए मैथ आपको आनी चाहिए। तो मैथ के साथ इसीलिए मैंने रीजनिंग का भी थोड़ा पार्ट रखना शुरू किया कि आपको दिक्कत ना आए, रीजनिंग भी आज समझते चले और दोनों
आप समझ पाए। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।